गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 22 मई है, तो डेली न्यूज़ पेपर एनालिसिस सीरीज़ में हम लोग दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण और जनसत्ता के न्यूज़पेपर से प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, फैक्ट के साथ साथ निबंध के भी कुछ संदर्भों को निकालने का प्रयास करेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के लिए यह उपयोगी हो सके। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते ही आप लोगों को टॉपिक का क्या डिस्कशन किया जाएगा, इस पर हम लोग चर्चा कर लें। देखिए, मनीष सिसोदिया का आचरण लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ विश्वासघात है, ऐसा हाईकोर्ट के द्वारा टिप्पणी की गई है। तो यह लोकतांत्रिक सिद्धांत क्या है, उसके साथ विश्वासघात क्या है, हम सेवा की आपूर्ति के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे कि लोकतांत्रिक संदर्भ में आपके नैतिक दायित्व क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट उद्भव क्या है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे बिहार को आर्थिक सहायता भरपूर दी जा रही है लेकिन विशेष दर्जा नीतिगत मामला है, तो इसके संदर्भ में विशेष राज्य का दर्जा क्या है, गाडगिल फार्मूला क्या है, रघुराम राजन समिति के बाद जो अनुशंसाएं हुई हैं उसके संदर्भ में हम सारे तथ्यों को देखने का प्रयास करेंगे। पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंटेड टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। वैश्विक यात्रा और पर्यटन सूचकांक में भारत कितने स्थान पर है? 39 स्थान पर। तो इसके जो रिपोर्ट आई है, सूचकांक आया है, जो प्रश्न में आपको सूचकांक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसके संदर्भ को देखेंगे। $5 ट्रिलियन हुआ बीएसई का बाजार पूंजीकरण। तो पूंजीकरण क्या होता है बाजार का, इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे, इसके फार्मूला क्या होते हैं, जिसके आधार पर हम $5 ट्रिलियन का जो बीएसई बाजार पूंजीकरण है उसे हम समझ पाएंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर देखेंगे जलवायु परिवर्तन पर द्वीपीय जो देश है, जो समुद्र के किनारे किनारे जो द्वीप बसे हुए हैं, उसके ऐतिहासिक जीत हुई। तो किस प्रकार की जीत हुई है तो हम उस पर चर्चा करेंगे। संपादकीय में आज देखेंगे जैव विविधता पर संकट के कुछ बादल देखने को मिल रहे, लगातार रिपोर्ट आती है, उससे संबंधित लेखकों के अपने अपने विचार आते हैं, तो इसके संदर्भ को समझेंगे और हम अपने एग्ज़ाम के ओरिएंट टॉपिक को बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते ही देखेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, युक्ति है इसको सपोर्ट कीजिए। इस बार कोड को स्कैन करके गूगल स्कैनर से डाउनलोड कर सकते हैं ऐप, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन बॉक्स में आपको लिंक दिए रहते हैं, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डेली वहाँ पर क्विज चलाए जा रहे हैं MCQ सीरीज, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस बार कोड से भी स्कैन करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जिनको मोबाइल चलाने में इशू होता है तो वेबसाइट डेस्कटॉप मोड पर आप इसे विजिट कर सकते हैं www.yuktis.in। लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए न्यूज़ पर आते हैं। न्यूज़ बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार सिसोदिया जी पर जो बातें चल रही है, लोकतांत्रिक आचरण व्यवहार की बात हो रही है, तो देखिए हाईकोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है। आचरण जो इनका था, एक उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए और विभिन्न विभागों को अपने अंडर रखे हुए हैं, वो जो व्यक्ति, जो प्रशासक, जो पद, जो राजनीतिक, जो अस्थायी राजनीतिक कार्यपालिका है, उसके द्वारा लोकतांत्रिक सिद्धांतों का विश्वासघात मान रहा है हाईकोर्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि दिल्ली का आबकारी घोटाले, मैंने आबकारी घोटाले के संदर्भ में आप लोगों को नोट्स दे रखा है। जिनको नहीं पता है तो गूगल पे एक बार जरूर सर्च कीजिएगा कि दिल्ली में शराब बंटवारे को लेकर, शराब खरीद बिक्री को लेकर एक नियम कानून बनाया गया जिसमें अनियमितता देखी गई। इसी को आबकारी घोटाले कहा गया, जिसमें भ्रष्टाचार में मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आती है। नियमित जमानत देने से इनकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है किसी भी राजनीतिक कार्यपालिका के लिए कि वो लोकतांत्रिक सिद्धांत का आचरण हर स्थिति में करे, क्योंकि सेवा की आपूर्ति आपको करनी है। मैं सीधा सा आप लोगों को शुरुआत से ही बोलता हूँ, सेवा की आपूर्ति के लिए सारे सिस्टम बने हुए हैं। इस सत्य को समझिएगा। जितना हम लोकतांत्रिक आदर्शों की बात करेंगे ना, उसके पीछे का मूल उद्देश्य है कि जो संविधान ने जो सेवा की आपूर्ति करने के लिए विभिन्न तत्व बनाए, जिसमें हम न्यायपालिका की बात करते हैं, कार्यपालिका की बात करते हैं और विधायिका की बात करते हैं, उससे संबंध सारी संस्थाओं की बात करते हैं। वो केवल क्या करे, सेवा की आपूर्ति करे। किस प्रकार की सेवा आपूर्ति किनको कर रही है, तो ये लोगों को करे, भारतीय जनता को करे। किस प्रकार के लोक कल्याणकारी राज्य के धारणा के आधार पर, लोक कल्याण
कार्य राज्य की धारणा के आधार पर सेवा की आपूर्ति कर रही है। इसी के इर्द गिर्द सभी संस्थाओं को प्रतिबद्ध बनाया गया। उसके लिए उनके आचरण स्थापित किए गए हैं, जिसका उल्लंघन आप नहीं कर सकते हैं। आपको युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया गया है, सभी एजेंसियों पर कि आप इस सेवा की आपूर्ति करने के लिए जो लोक कल्याणकारी राज्यों की धारणा को विकसित कर रहे, जिससे लोगों का, जनता का सर्वांगीण विकास हो, उस पर प्रतिबंध न लग सके। मौलिक अधिकार को छून रखा जा सके, ये सब प्रावधान कराए गए हैं, जिसका मूल उद्देश्य क्या होता है कि लोकतांत्रिक आचरण को सुनिश्चित किया जा सके। लोकतंत्र किसके लिए बना है? लोगों के लिए बना है। तो लोगों के वास्तविक सेवा की आपूर्ति आप अक्षुण्ण बनाए रखें, उसके लिए किसी प्रकार का अनैतिक व्यवहार न करें। लोकतांत्रिक सिद्धांत आपको इसी संदर्भ में प्रतिस्थापित होते हैं और दृष्टिगत होते हैं कि सेवा की आपूर्ति में जो लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार की कोई भी संस्था अपने अनैतिक व्यवहार, अपने युक्तियुक्त प्रतिबंध के विरुद्ध जाकर काम न करे। तो इसी तथ्य को कोर्ट के द्वारा बताया गया है। देखिए, इनके द्वारा यह भी बात किया गया कि आचरण जो अलोकतांत्रिक है या लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध है, तो यह मामला सिसोदिया द्वारा सत्ता के गंभीर दुरुपयोग और विश्वास का उल्लंघन करता है। देखिए, सीधा सा संदर्भ यह समझिएगा, संविधान से सभी लोग भी निर्धारित होते, लोग भी उनके कार्य और दायित्व निर्धारित होते हैं, और शासन प्रशासन भी। मैं शासन प्रशासन कहता हूं तो इसे संदर्भ समझने का प्रयास करेंगे। शासन क्या कर रहा है, जो डायरेक्ट आपको इन्वॉल्व है शासन करने के लिए, व्यवस्थाओं को स्थापित कर। प्रशासन का अर्थ है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से भी इन्वॉल्व होता है, इसलिए शासन प्रशासन के संदर्भ को समझिएगा। अब ये लोग के लिए जो संविधान बनाए गए थे, उसके लिए शासन प्रशासन स्थापित किया गया था। उसके मूल में सेवा की भाव था कि हम अपने नागरिकों को बेहतर विकास की धारणा दे पाएंगे, लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित कर पाएंगे, उनके मानवाधिकारों को सुनिश्चित कर पाएंगे, संस्थाओं को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। तो इसके लिए जो उल्लंघन है, विश्वास का उल्लंघन, संविधान बेसिक क्या है? एक विश्वास की धारणा है। अगर कोई व्यक्ति जो दलित है या दलित व्यक्ति है या दबित व्यक्ति है या जिनको प्रताड़ित किया गया व्यक्ति मतलब पुरुष महिला दोनों, बच्चे और सभी लोग अगर हैं, तो उनको किस पर विश्वास है? हमारे संविधान पर विश्वास है ना। संविधान यह कहता है कि आपको किसी भी परिस्थिति में आपके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। तो यह धारणा ही विश्वास की धारणा को विकसित कर देता है। तो यही बातें यहाँ पर कोर्ट के द्वारा की गई। तो आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए लोकतांत्रिक सिद्धांतों का विश्वासघात की धारणा क्या है, तो इस लेक्चर में जो बातें की गई है, सारे डायग्राम को आप उसी एनालिसिस में आप आपूर्ति के संदर्भ में आप अपने उत्तर लेखन में कर लेंगे, और बाकी चीज़ें जो बातें की गई है वो छोड़ दीजिए। पेपर में जो बातें अन्य की गई है उसके लिए आवश्यकता नहीं, बस एक आबकारी नीति के संदर्भ में आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। हालांकि मैंने इस पर पहले भी न्यूज एनालिसिस किया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि दिल्ली का न्यू आबकारी नीति क्या है, कब लाया गया, कब संशोधित हुआ, इसे कब रद्द किया गया। ये सब फैक्ट आप लोग को पीटी फैक्ट जानकारी जरूर रखिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए, एक टॉपिक है प्रोजेक्ट उद्भव से देश में सैन्य विरासत खोज रही है सेना। तो इसके संदर्भ में जो जनरल जो मनोज पांडे हैं, पर सेना प्रमुख जो जनरल मनोज पांडे हैं, तो चलिए पीटी फैक्ट आप लोग उत्तर बताइएगा। वायुसेना प्रमुख कौन है, थल सेना प्रमुख कौन है, और आपको थल सेना, वायुसेना और आपको और एक सेना होती है कौन सा, वायु, थल और जल सेना। तो इसके लिए बताइएगा मुझे कौन कौन से प्रमुख है। हमारे सीडीएस कौन है वर्तमान में, सारे के आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए, प्रोजेक्ट उद्भव यह बोलता है जरिए देश में विरासत की खोज है, लिहाजा सेना का इसका मकसद प्राचीन ज्ञान को आधुनिक सैन्य शिक्षा शास्त्र से का हिस्सा बनाना। तो आपसे प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है पीटी फैक्ट में, प्रोजेक्ट उद्भव क्या है? तो यह क्या है? प्राचीन ज्ञान को आधुनिक सैन्य शिक्षा शास्त्र का हिस्सा बनाना, जिसमें प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय सेना के महाभारत युद्धों, मशहूर सैन्य हस्तियों, वीरतापूर्ण कारनामों, शासन
काल में भारत की समृद्ध विरासत रही है उसके साथ हम पड़ताल करेंगे, अपनी बुद्धिमत्ता को विकसित करेंगे, साथ 5000 साल पुरानी सभ्यता के विरासत में भावी रणनीति की धार देंगे। ऐसा बात की गई। ये हिस्टोरिकल पैटर्न इन इंडिया स्टैटिक कल्चर सम्मेलन में इनके द्वारा यह बातें की गई। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, हाल ही में हिस्टोरिकल पैटर्न इन इंडिया स्टैटिकल कल्चर किनके द्वारा संबोधित किया गया था। तो इसे भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इसका श्रेय क्या प्रोजेक्ट उद्भव को दिया जाएगा। इसके संदर्भ में ध्यान रखिए, पिछले साल इसको 21 अक्टूबर 2023 में रक्षा मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न में प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में विस्तृत तरीके से चर्चा किया है। क्या कहता है कि भारतीय समृद्ध सैन्य विरासत महाभारत, महाकाव्यों, युद्धों, वेद, पुराणों, उपनिषद, अर्थशास्त्र गुण अर्थों में जो समझाया गया है। मौर्य, गुप्त वंश, मराठों के शौर्य अध्ययन के भारतीय सेना युद्ध कौशल को धारणीय उदाहरण दिया गया, ये सब बातें की गई हैं। तो आप हमें यहाँ से आपको पीटी फैक्ट के संदर्भ, मेंस फैक्ट के संदर्भ या किसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में तो आप इसको जरूर लिख सकते हैं। ठीक है। इसी में भारतीय संस्कृति, विरासत, सैन्य इतिहास, कूटनीतिक राजनीति में भारत के पास अद्भुत खजाना छिपा हुआ। हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करें तो उस पर कैसे राज्य के साथ संबंध स्थापित करने हैं, सेना को कैसे, अपनी सेना को कैसे सुदृढ़ करना है, सभी चर्चाएं दी गई। तो यह जरूर हमारे प्रोजेक्ट उद्भव के माध्यम से सेना को अपने प्राचीन जो सभ्यताओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस संदर्भ को देखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। यह टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब से बिहार में जनजातीय गणना हुई है ना, उसके बाद ये मुद्दा और भी बढ़ गया है। बहुत से बच्चे मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जो गणना की गई उसके साथ यह विशेष राज्य का दर्जा जोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। यह टॉपिक आपके यूपीएससी जीएस पेपर 2 संघवाद, केंद्र राज्य संबंध, सरकार की नीतियों से संबंधित जो टॉपिक है उसमें पूछ सकता है। अगर हम बीपीएससी की बात करें, डायरेक्ट बीपीएससी में पेपर जीएस 2 में आपको वहाँ से पूछ सकता है पॉलिटी वाले सेक्शन में, या तो जीएस 1 में करेंट के संदर्भ में आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम से पूछ सकता है, कुछ ऐसा अपडेट हो तो। पर आपको जीएस पेपर 2 में अधिक चांसेज है वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए टॉपिक पर देखते हैं। देखिए हुआ क्या है कि अभी चुनाव चल रहे हैं। चुनाव में बिहार के दौरे पर आई हुई हैं, जो पटना आई हुई हैं केंद्रीय वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उनके द्वारा बातें कुछ की गई है और कुछ बातें बताई गई है कि बिहार को आर्थिक सहायता भरपूर दी जा रही है, पर विशेष दर्जा जो देने की बात हो रही है, बातें चल रही है, वो एक नीतिगत फैसला है। तो उसी संदर्भ में हम देखेंगे। देखिए 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पूर्वी राज्य इंजन की भूमिका में बातें हो रही हैं, जिसमें बिहार आपको एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन राज्यों में बिहार भी है जहां जंगल राज के कारण, आर्थिक पिछड़ेपन के कारण सब था। ये सब देखिए बातें उभर कर सारे तथ्य आते हैं, पर यहाँ पर वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें बात करनी है। जैसे 2015 में बिहार में 1.25 लाख करोड़ विशेष पैकेज दिया गया था। 2015 की ही बात की जा रही है कि उस समय बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपये का पैकेज दिया गया था। जो पैकेज दिया गया विशेष पैकेज, इसके अलावा आर्थिक सहायता दी गई, लेकिन विशेष राज्य के दर्जा के लिए केंद्र वित्त आयोग की अनुशंसा आवश्यक थी। इसके बाद ही इस बारे में विचार विमर्श हुआ, बातें चली, ये सब चीज़ें हुई। पर यहाँ पर देखिए तुलना हम करें तो 1991 बिहार के प्रति व्यक्ति आय 21,282 रुपये थी। वहीं उड़ीसा का 20,591 रुपये से अधिक था। अगले दशक में उड़ीसा की प्रति व्यक्ति आय 31% बढ़ी, लेकिन 2002 तक बिहार के प्रति व्यक्ति 32 से 33% गिरकर 14,209 में आ गए। तो अर्थात जो बीमारू राज्य का कॉन्सेप्ट था, जिसमें कुछ राज्यों को कहा जाता था आर्थिक वृद्धि नहीं हो रहा तो उन्हें बीमारू राज्य कहते। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा बीमारू राज्य कौन कौन है। इस पर मैंने पहले भी चर्चा कर रखा है। तो बीमारू राज्य में देखिए उड़ीसा जो था, एक उड़ीसा, तो वो क्या करता है 33% का इंक्रीज करता है अपने प्रति व्यक्ति आय में इंक्रीज करता है, अर्थात उसका प्रति व्यक्ति आय बढ़ता है। जबकि बिहार में क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है 32 से 33%, उसका ग्राफ नीचे गिरता है। अर्थात हम इसको एक मानक मान लें तो ग्राफ प्रति व्यक्ति नीचे गिरता है। तो इसका संदर्भ यही है कि यहाँ पर कानून का शासन नहीं होगा, अवसर उत्पन्न नहीं हो पा रहे होंगे, राजनीतिक प्रतिबद्धता की कमी होगी, प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी होगी, जिसके कारण जो
विकास के लिए धारणीय विकास के लिए जो आवश्यक तत्व है वो उसकी लोप हो रही होगी, इसकी कमी हो रही होगी, जिसके कारण यहाँ पर निवेश नहीं हो पा रहा होगा। निवेश का अर्थ है, सीधा सा अर्थ है कि निवेश होता है तो इसका मतलब 2-3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। कानून का शासन बेहतर होगा उस राज्य में, जो आपको प्रशासनिक लाल फीताशाही हम जिसे बोलते हैं उसकी कमी होगी। फिर निवेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे होंगे, जिससे सड़क, रोड, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं डेवलप होगा, हम प्रति लॉजिस्टिक खर्च होता है वो कम नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें आपको निवेश में बाधक होती है। जहाँ निवेश हो रहा है इसका मतलब ये सब चीज़ों की कमी है, अर्थात बेहतर स्थिति में है, कानून का राज अच्छा होगा, ये सब स्थिति बताता है। तो सीधा सा अर्थ आप समझिएगा, प्रति व्यक्ति आय। फिर उड़ीसा के अर्थ बताते हैं तो जंगल राज्य, लालू राबड़ी के जंगल राज्य नहीं होता तो समान विकास दर 5.5% वार्षिक दर बिहार के प्रति व्यक्ति 2019 में बढ़कर 95,002 रुपया हो जाती। अगर ऐसी बातें कर रही, देखिए ये राजनीतिक तौर पर ये बातें की जा रही, जंगल राज्य की बातें हो रही होंगी, तो ध्यान रखिएगा शासन प्रशासन में हम आंकड़ों से बात करते हैं। क्या ये आंकड़े गलत बोल रहे हैं? तो आंकड़े बिल्कुल बोल रहे हैं। तो ये सब स्तर पर कहीं ना कहीं कमी रहा होगा, जिसके कारण हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि न हो सकी। और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कब होती है? अगर हम बात पर करें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कब होती है? जब लोगों को रोजगार प्राप्त हो, लोगों के हाथों में वित्त का प्रबंधन हो रहा हो, प्रबंधन अर्थात बचत हो रहा है। तो बचत कब होगा? जब उसको अतिरिक्त आय हो रहा होगा। और मैंने अतिरिक्त आय के बारे में बात किया, तो आपको याद है यह सर्किल की बात मैंने किया था, कभी करता हूँ, जिसमें आय जैसे ही आएगा निवेश होगा, निवेश के बाद क्या होगा? रोजगार, प्रोडक्शन लगाया जाएगा, क्योंकि मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ने के बाद रोजगार भी उत्पन्न होंगे, फिर आपको अतिरिक्त पैसे आएगी। फिर तो मार्केट क्या सर्कुलेट करता है, मार्केट आपको क्रमबद्ध रूप से चलता है। इसे चक्रीय इकोनॉमिक्स के तौर पर हम देखते हैं। तो सीधा सा अर्थ है ये सब बातें की जा रही है। तो आंकड़े कहीं गलत तो नहीं बताए जा रहे। अब हम बात करेंगे, कुछ टॉपिक की बात हुई, आर्थिक सहायता तो हम देख लिए, विशेष राज्य का दर्जा क्या है इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। तो कुछ चीज़ें समझने का प्रयास कीजिएगा। विशेष राज्य के संबंध में संविधान की क्या व्याख्या है, संविधान क्या कहता है, इसे समझने का प्रयास कीजिए। जैसे भारतीय संविधान में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है। बिल्कुल इसे संदर्भ में समझिएगा। देश के कुछ हिस्से अन्य राज्यों की तुलना में संसाधनों के मामले में पिछड़े। किसके मामले में? संसाधनों के मामले में। इसलिए ऐसे राज्यों को केंद्र ने विशेष श्रेणी का राज्य कहा, अर्थात SCS राज्य की श्रेणी कहा। अब इसे राष्ट्रीय विकास परिषद कम जनसंख्या घनत्व या बड़ा आदिवासी बहुल इलाका, पहाड़ी, दुर्गम क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, कम प्रति व्यक्ति आय, गैर कर राजस्व की कमी के आधार पर ऐसे राज्यों की पहचान करता है। कौन करता था? राज्य विकास परिषद के द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। संविधान के भाग 21 की बात हम करें, अनुच्छेद 371 की बात करें, उससे लेकर 71J तक 12 राज्यों को अर्थात महाराष्ट्र, गुजरात, असम, नागालैंड, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, गोवा के बारे में विशेष प्रावधान दिए गए। किस प्रकार का? आपको अनुसूचित क्षेत्र के बारे में, इसी के संदर्भ में फिर विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होता है। अब ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखने की आवश्यकता। नोट, अगर किसी को विशेष राज्य का दर्जा देना हो तो संसद के दोनों सदनों को 2/3 बहुमत से पारित अधिनियम करने होंगे, जिसके जरिए भारत के संविधान में किया गया प्रावधान माना जाएगा। तब हमें संशोधन करने होंगे, विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। तो इस संदर्भ को समझिएगा। अब कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना, जैसे विशेष श्रेणी का दर्जा हम किसे कहते हैं, अर्थात स्पेशल कैटेगरी जो स्टेटस है उसे हम क्या कहेंगे। जैसे विशेष श्रेणी का दर्जा केंद्र द्वारा निर्धारित उन राज्यों का एक वर्गीकरण है जो भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक नुकसान का सामना करते हैं। संविधान SCS के लिए प्रावधान नहीं करता और यह वर्गीकरण बाद में वर्ष 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई, क्योंकि वित्त के प्रबंधन के संदर्भ में ऐसी व्यवस्था की गई। पहली बार जम्मू कश्मीर को 169 में जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को यह दर्जा दी गई। किस प्रकार की दर्जा की? विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया। अब पूर्व में यह योजना आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा तहत क्या किया जाता है, इसे प्रदान किया जाता है। असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, अर्थात हम कहें
कि जब भारत की बात की जा रही है ना, भारत की बात की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा पूर्वोत्तर के जो राज्य है 7 स्टेट जिसे हम बोले 7 सिस्टर बोलते हैं, उन राज्यों को, और आपको ध्यान रखिएगा उत्तराखंड, तेलंगाना सहित ध्यान रखिए 11 राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया, विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया, नहीं कि विशेष राज्य का, बात बोली जाती है विशेष श्रेणी का। क्लियर है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। पर तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी कब 1961 से 66 तक, फिर 1966 से 69 तक केंद्र के पास राज्यों को अनुदान देने की कोई निश्चित फार्मूला नहीं था। उसी समय केवल योजना आयोग के आधारित अनुदान ही दिए जाते थे, केवल योजना के आधार पर कितने अनुदान दे दिए जाए। उस समय कौन बनाता था ये पंचवर्षीय योजना? योजना आयोग बनाता था, उसी के आधार पर अनुदान दे दिया जाता था, आंकड़ों के आधार पर, जनसंख्या के वितरण के आधार पर। अब है कि 1969 में केंद्रीय सहायता फार्मूला बनाने के समय 5वें वित्त आयोग के धनंजय रामचंद्र गाडगिल अर्थात डी आर गाडगिल फार्मूले का अनुमोदन करते हुए 3 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया, जिसमें असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर शामिल थे। इसका आधार था इन राज्यों का आर्थिक पिछड़ापन, दुरहु भौगोलिक अर्थात दुष्कर भौगोलिक स्थितियां, व्यापक सामाजिक समानताएं। अब इसी आधार पर इनको गाडगिल फार्मूला बोला गया। उसके लिए निर्धारक मानक बनाए गए गाडगिल फार्मूले में, जैसे पहाड़ी इलाका होना चाहिए, कम जनसंख्या घनत्व होना चाहिए, जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा होना चाहिए तो मिलेगा, पड़ोसी देशों के साथ सीमाएं सामरिक स्थिति को दर्शाता हो, और आर्थिक और आधारभूत जो संरचना पिछड़ापन होना चाहिए, राज्य के वित्त के अव्यवहार्य प्रकृति हो। इस आधार पर हम किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दे सकते थे। अब इसके अतिरिक्त हुआ मामला क्या बिगड़ा, तो इससे क्या लाभ मिलेगा? जब कोई राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दे दिया जाएगा तो लाभ कुछ होंगे, तो ही तो सभी राज्य इसकी मांग कर रहे हैं, बिहार जैसे राज्य। अब इस मामले देखिए 60 से 75% की तुलना में केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं होती हैं, देखिए योजना के प्रकार को देखिएगा। एक केंद्र प्रायोजित योजना जो पूरी तरह केंद्र के द्वारा प्रायोजित होंगे, एक राज्य प्रायोजित योजनाएं होती हैं, और एक केंद्र राज्य प्रायोजित होती है, अर्थात दोनों के 50-50% के आधार पर। राज्य के आधारित होंगे तो राज्य उसको वहन करेगा उस योजना पर, भी केंद्र प्रायोजित हो तो केंद्र के द्वारा किया जाएगा। तो इसी मामले में 60 से 70% केंद्र प्रायोजित योजना में आवश्यक निधि का 90% विशेष श्रेणी के राज्यों को भुगतान किया जाता था। तो आप शेष निधि राज्य के सरकार, जैसे पचमोत्तर की बात, हम 7 सिस्टर की बात करते हैं, जब भी वहाँ मान ली 10,000 करोड़ का वित्त दिया जा रहा है तो 90% क्या करेगा? केंद्र इसका पैसा देगा, और 10% क्या करेगा? जो राज्य हैं, विशेष श्रेणी के राज्य हैं, वो करते हैं। तो इससे राज्य की क्या होती है? बचत होती है, डायरेक्ट पैसा उसको मिल जाता है, उसके लिए ब्याज नहीं देना पड़ता और भी चीज़ें नहीं देनी पड़ती है। अब इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। अब है वित्तीय वर्ष में अव्यवस्थित निधि व्याप्त नहीं हो पाई, ये सब मामले चले। अब केंद्र ने सकल बजट में 30% विशेष श्रेणी के राज्यों को प्रदान किया जाता है। यह सब बातें होती, इन राज्यों को उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर, निगम कर जैसे महत्वपूर्ण रियायतें प्रदान की जाती थी। तो यह सब मामला होता है, विशेष श्रेणी के राज्यों को लाभ प्राप्त होता है, छूट प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा 14वें वित्त आयोग ने क्या किया? एक स्यापा फैला दिया, जिसमें यह उसने कहा कि पूर्वोत्तर और 3 पहाड़ी राज्यों को छोड़कर राज्यों के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा समाप्त कर दिया जाएगा। अर्थात अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। जो पहले थे पूर्वोत्तर और 3 पहाड़ी राज्य, जो 3 पहाड़ी राज्य हैं, जो आपको क्षेत्र में ऊपर के पहाड़ी राज्य है ना, उनको ही केवल दिया जाएगा। तो 11 राज्य थे, तो तेलंगाना इससे बाहर हो गया। तो इसमें विवाद उत्पन्न हुआ, तेलंगाना का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक गया था। तो ये सब मामले आए। अब इसने सुझाव दिया कौन? 14वें वित्त आयोग ने। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, उसकी कार्य अनुशंसा कब की गई थी, उसका गठन कब किया गया था, उसने किस वर्ष के लिए अपनी अनुशंसा की थी। अब इसने सुझाव क्या दिया कि प्रत्येक राज्य के संसाधन का अंतर कर हस्तांतरण, टैक्स हस्तांतरण के तौर के माध्यम से भरा जाएगा। अर्थात केंद्र से कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 32% के बढ़ाकर 42% कर दिया, अर्थात 10% की वृद्धि कर दी, ताकि हम जनसंख्या के आधार पर संसाधनों का वितरण कर सके। तो इससे 2 विवाद उत्पन्न हो गए। एक विवाद की जनसंख्या के आधार पर जो वितरण होगा, तो बड़े और छोटे राज्य जहाँ पर बड़ी जनसंख्या है, जैसे बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश राज्यों को लाभ हो गया। साउथ जहाँ नियंत्रण कर चुके हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, जनसंख्या वृद्धि को लेकर, वहाँ पर विवाद उत्पन्न हो गया। उसके बाद यहाँ पर
जानबूझकर ऐसी नीति बनाने की दबाव बताई गई या ऐसी नीति जानबूझकर बनाई गई जिससे उत्तर के राज्य विकसित हो सके और जो जनसंख्या लोकसभा में अधिक सीटों की संख्या है जिसके आधार पर केंद्र को लाभ हो सके, ऐसी बातें लगाई गई थी, आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे। यह सब मामला उभर कर सामने आया था। तो कुल मिलाकर हम देखें, पिछड़े राज्यों के लिए विशेष राज्य का सहायता के लिए रघुराम राजन समिति की एक रिपोर्ट आती है जो महत्वपूर्ण रूप से यह तथ्य देता है कि जब बिहार अपने लिए विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा मांगा तो केंद्र सरकार ने रघुराजन समिति का गठन किया। विभिन्न मापदंड इसने अपनाए, पिछड़े राज्यों की पहचान के लिए तरीके सुझाने का प्रयास किया। 2013 में अपनी रिपोर्ट दी इसने और आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों के अतिरिक्त सहायता देने के लिए उन्होंने विशेष राज्य देने के मापदंडों को समाप्त करने की बात की। हालांकि ध्यान रखिएगा, रघुराम राजन समिति की अनुशंसा को केंद्र सरकार ने नहीं माना था, पर वित्त आयोग 14वें वित्त आयोग ने अप्रत्यक्ष रूप से जो इनकी मांगे थी उसको पूर्ति कर देता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान में स्थिति क्या है। वर्तमान में स्थिति यही है कि आपको 14वें वित्त आयोग के आधार पर आपको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं होगा। क्लियर है? तो इसी संदर्भ में बातें की गई और 28 राज्यों के लिए यह व्यवस्था की गई कि सबसे कम विकसित अपेक्षाकृत विकसित, अर्थात इन्होंने राज्यों को क्या किया, वर्गीकृत किया, 3 रूपों में वर्गीकृत किया। जैसे सबसे कम विकसित, सॉरी आपको एक सेकेंड रुक जाइए, वर्गीकृत किया गया राज्यों को 3 रूप से वर्गीकृत किया गया। एक कहा गया कम विकसित, एक है कम विकसित, सबसे कम विकसित और अपेक्षाकृत विकसित। तो इस आधार पर राज्यों को, जो उस समय 28 राज्य थे, तो उन सभी को वर्गीकृत किया गया और इसी आधार पर श्रेणियों में बांटने की बात की। जिनको सबसे अधिक आवश्यकता हो उनको सबसे ज़्यादा वित्त की व्यवस्था की जाए, धन देने की बात की जाए, नई प्रणाली को सुझाए जो बहुआयामी सूचकांक प्रणाली के आधारित पर हमारे बहुआयामी सूचकांक निकाले जाते हैं, उसके आधार पर राज्यों का वितरण किया जाता है। उसी के आधार पर आपको यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए, इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यह सूचकांक क्या करता है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के द्वारा मापी गई प्रति व्यक्ति खपत और गरीबी अनुपात जैसे मापदंडों पर आधारित होगी। जो यह सूचकांक होगा, जो राज्यों का 3 श्रेणियों में बंटवारा किया गया, उसका आधार क्या होगा, प्रति व्यक्ति खपत होगा और गरीबी अनुपात भी। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ ना, प्रति व्यक्ति खपत बढ़ा है। हाल में मैंने एक रिपोर्ट बताई थी, ग्रामीण और शहरी के अनुपात में ग्रामीणों के भी प्रति व्यक्ति खपत बढ़ी है। मैंने आंकड़े दिए थे, शहरों के भी बताए थे। तो आधार यही था कि इसी आधार पर आप चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। बहुआयामी सूचकांक का मतलब क्या होता है, उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, राज्य कैसे उसका प्रयोग करती है, संस्थाएं कैसे प्रयोग करती है, अर्थात राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा जो मापी जाती है उसके आंकड़ा का महत्व है। इसलिए मैं बार बार इन आंकड़ों का संदर्भ देता हूँ। क्लियर है? अब इसने बताया कि इस सूचकांक के माध्यम से किन राज्यों को अंक दिया जाएगा। अंक के आधार पर भी बांटे गए, कम विकसित वाले राज्य कितने अंक होंगे, सबसे कम विकसित राज्य कौन होंगे और कम विकसित राज्य कौन होंगे और अपेक्षाकृत विकसित राज्य कौन होंगे। तो आप इस मानक को अच्छे से लिख कर रखिएगा कि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए ऐसा क्या कारण है जिसके आधार पर बिहार को विशेष राज्य या बिहार जैसे राज्य जो मांग उठा रहे हैं, तेलंगाना बात कर रहा है कि हमें विशेष श्रेणी का दर्जा दो, तो क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो इस बहुआयामी सूचकांक के संदर्भ में आंकड़ों को प्रस्तुत कीजिएगा, रघुराजन समिति के बातों को रखिएगा, विशेष 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा को रखिएगा, तथ्यों के आधार पर बताइएगा, वर्तमान स्टेटस को देखिए। इसी के साथ अगर आप हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस का PDF प्राप्त करने चाहते हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ओरिएंट, तो आप 599 हमें पेड कीजिएगा 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। इसका वीडियो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, लेकिन इसके PDF और जो वीकली टेस्ट होता है वो आप लोग को उपलब्ध कराया जाता है इतना ही रुपया में, मात्र 599 पे और प्लस टैक्स के साथ, जो अप्रोक्स 614 के आसपास आता है। इससे सस्ता और कुछ नहीं हो सकता जो 1 ईयर के पेपर एनालिसिस को आपको कवर कराया, उसके की नोट्स को रेगुलर आपको साल भर उसके वीकली टेस्ट आप लोग कराता हो।
चलिए एक पीटी फैक्ट यहाँ भी देखिएगा, वैश्विक यात्रा पर्यटन सूचकांक में 39 स्थान पर आ गया है। यह देखिए विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना 39 है। 2021 में भारत का स्थान था 24। तो कितने अंक का आपको अंतर हुआ, तो यह भी प्रश्न पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है स्तर में सुधार। तो आपको यह सब पीटी फैक्ट तथ्य जानकारी रखनी है। अब है कि जो विश्व आर्थिक मंच है, अमेरिका इस सूची में शीर्ष पर है। भारत दक्षिण एशिया निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था में सर्वोच्च है। तो आपको प्रश्न पूछ सकता है भारत के स्टेटस के बारे में, कहाँ पर सर्वोच्च है, तो दक्षिण एशिया में, या निम्न जो मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था वहाँ पर सर्वोच्च स्थान रखता है। अब अमेरिका के बाद स्पेन, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो आप सूची बना सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो यह सूचकांक दिया गया, जिसमें हम यात्रा की बात करते हैं, पर्यटन की बात करते हैं, उसमें अमेरिका पहला है। अमेरिका के बाद क्या है, स्पेन है। स्पेन के बाद जापान, जापान के बाद फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। तो यह आपको सूची बना लेना है। अब जर्मनी छठे स्थान पर, और इसके बाद 10 में ब्रिटेन, चीन, इटली, स्विट्ज़रलैंड जगह बनाइए। सब बातें बताई गई है। अब ये कुछ बातें और भी बताइए, जिससे आपको पीटी फैक्ट के तहत से आप अपने इकट्ठा कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, यह ऐप के कम्युनिकेशन ग्रुप पर। चलिए यह भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। $5 ट्रिलियन हुआ जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका बाजार पूंजीकरण। अर्थात ये हम बात करें इकोनॉमी, हम बात करें भारत का इकोनॉमी 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का। तो आंकड़े 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का कब तक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कब तक लक्ष्य रखा गया। ये सब बातें मैं पहले भी बता रखा है, पर ध्यान रखिएगा कि BSE का मार्केट वैल्यू कितना हो गया है, जो एसेट है वो कितना हो गया, 5 ट्रिलियन से अधिक हो गया है। BSE सूचीबद्ध जो कंपनियां हैं, बाजार पूंजीकरण, मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, कारोबारी के दिन 5 ट्रिलियन अर्थात लगभग कितना डॉलर हो गया, 416.63 लाख करोड़ हो गया। रिकॉर्ड स्तर पर छूने के कामयाब रहा। हालांकि कारोबारी के अंत में जो बातें हुई 416 तक आके गिरा, अर्थात 4.97 ट्रिलियन बंद हुआ। तो इस तरह देखिए ये बातें की गई हैं इकोनॉमी फॉर्म में। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा पूंजीकरण वाले देश कौन है, तो अमेरिका 55.65 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला उसका पूंजीकरण है। पूंजीकरण उसका जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका, उसके बाद चीन का है, जापान का, हांगकांग का है। भारत आपको ध्यान रखिएगा, भारत आपको 5 ट्रिलियन क्लब में शामिल हो गया है। अब इसके लिए ध्यान रखिए, अब दुनिया में सिर्फ 4 देश जो अमेरिका, चीन, जापान, हांगकांग स्टॉक मार्केट है जो कैप 5 लाख करोड़ से अधिक है। तो भारत इस तरह का सदस्य बन गया। तो भारत इसमें कितने देश हो गया, 5वां देश बन गया है। तो आपको यहाँ से पीटी पैक पूछा जा सकता है, इसे समझने का प्रयास कीजिए। क्लियर है, इस डाटा को अच्छे से लिख लीजिएगा, काम देगा आगे कहीं भी। क्लियर है। अब देखिएगा भारत कब 1 ट्रिलियन कब बना था, 2007 में 28 मई 2007 को। 2 ट्रिलियन पूंजीकरण वाला बाजार कब बना था, 2017 में। 3 ट्रिलियन के डॉलर का 21 में, 4 ट्रिलियन डॉलर 23 में, और 23 में ही आपको ध्यान रखिए कितना जल्दी मर्ज हुआ। ध्यान रखिए 21 मई को आपको 5 ट्रिलियन, यहाँ 24 होगा, ध्यान रखिएगा 24। देखिए पेपर भी एरर करते हैं तो थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। 2024 में आपको 21 मई 2024 को 5 ट्रिलियन पूंजीकरण वाला आपको बाजार बन गया है। अब है कि अब सबसे बड़ा सवाल है कि यह पूंजीकरण होता क्या है। तो ये देखिए सिंपल सा अर्थ समझिएगा, पूंजीकरण का अर्थ क्या होता है, बाजार के पूंजीकरण का। तो जो मार्केट कैप है, शेयर बाजार में किसी कंपनी का कुल मूल्य को मापता है। अर्थात उस BSE की हम बात करें तो इसका बाजार मूल्य कितना है, शेयर बाजार में कुल मूल्य कितना है, इसकी गणना किसी कंपनी के मौजूदा शेयर मूल्य को बकाया शेयरों की कुल संख्या से गुना करके की जाती है। बाजार पूंजीकरण किसी कंपनी के मूल्य के बारे में क्या करता है, बाजार की धारणा को दर्शाता है, वित्तीय बाजार को उसके आकार महत्व को दर्शाता है। उच्च बाजार पूंजीकरण वाले कंपनियों में आमतौर पर बड़ी अधिक स्थापित माना जाता है, जबकि कम बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों को अक्सर छोटी उभरती कंपनियां दी जाती है। अब ये सब बातें की गई। अब ये कैसे निकाला जाता है गणना, तो मैंने अभी बताया, वर्तमान शेयर मूल्य जो होगा उसका बकाया शेयरों की कुल संख्या होगी उसको घटाकर उसको गुना करके प्राप्त किया जा सकता है। जहाँ पर हम बात करें
कि वर्तमान शेयर मूल्य क्या होते हैं। तो वर्तमान शेयर मूल्य उस मूल्य को दर्शाता है जिस कंपनी के शेयर वर्तमान शेयर बाजार में कारोबार कर रहे हैं। अर्थात किसी का शेयर 100 रुपया होगा, किसी का शेयर 800 रुपया प्रति शेयर होगा, किसी का 10,000 प्रति शेयर है, जैसे MRF का 18,000 21,000 प्रति शेयर है, किसी का 1 लाख प्रति शेयर है MRF का। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, आप इस तरीके से उसका बाजार मूल्य शेयर मूल्य के तर्ज पर देख सकते हैं। कीमत पूरे कारोबारी दिन उतार चढ़ाव को करती है, स्टॉक की अनुमति और मांग के निर्धारित करती है। अब बकाया शेयरों का अर्थ क्या होता है? तो मतलब किसी कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की कुल संख्या और शेयर बाजारों में व्यापार के लिए उपलब्ध कितनी शेयर है उसके बीच के अंतर को कहा जाता है। समझ में आ गया? इस आधार पर बाजार पूंजीकरण निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे जलवायु परिवर्तन पर द्वीपीय जो देश हैं, जो द्वीप के देश हैं, जो समुद्री तट पर बसे हुए, ऐतिहासिक जीत दर्ज किए। कहाँ पर? जिसमें एंटीगुआना की बात करते हैं, बरमूडा की बात करते हैं, बहामास सहित छोटे द्वीपीय देश। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय अदालत जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहाँ पर जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर एक बड़ी जीत हासिल की। देश समुद्र के बढ़ते स्तर नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग करे। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, जिसे हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन से जुड़े, अपने पहले फैसले में कहा कि समुद्र ग्रीन हाउस गैसों का अवशोषण करते हैं और उसे समुद्री प्रदूषण माना जाता है। यह देशों की जिम्मेदारी बनती है कि वे पेरिस समझौते के तहत, तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैंने इस पर कुछ दिन पहले लास्ट वीक में ही जलवायु परिवर्तन पर क्या क्या काम किए गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर, भारत के स्तर पर मैंने एक लिस्ट दिया था। तो उस लिस्ट को अगर आप लोग को याद हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने आप लोग को बता ना रखा हो, बस आप लोग को क्या करना है, पहले के वीडियो को रिवाइज करना। अगर क्लासेस नहीं होती तो क्या करना है, रिवाइज करना है। सिंपल सा, ऐसा नहीं कि आप परेशान हो जाइए। जो भी न्यूज़ होगा उसकी पूर्ववर्ती वीडियो में कहीं ना कहीं चर्चा होगी, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखना है। इसी में आपको ये सब बातें की गई, इसमें इसे क्या जिम्मेदार माना गया, उसकी उत्तरदायी बताई गई। और ये अदालत ने राय कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इससे देशों में जलवायु परिवर्तन नीति बनाने में मदद मिलेगी। इसका इस्तेमाल दूसरे मामलों कानूनी नज़ीर के तौर पर पेश किया जाएगा। एंटीगुआना और बरमूडा के प्रधानमंत्री जो गेस्टेल ब्राउन ने कहा कि जो यह संस्था जो दिया है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, उसके द्वारा जो जलवायु परिवर्तन के खतरों को लेकर जो चिंताएं व्यक्त की गई है, समुद्र के बढ़ते स्तर के मामले अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जो बातें की गई है, जिस दूसरे देश टुलाऊ, पलाऊ, न्यू वाताऊ, सेंट लुइया, सेंट विसेंट, ये सब जो देश हैं उसने एक नए मांग को जन्म देगा, जिसके आधार पर जो देश है औद्योगिकीकरण के पहले जो स्तर था पेरिस समझौता में जो निर्धारित किया गया था उस स्तर पर प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। तो इस प्रकार से एक अंतर्राष्ट्रीय बाध्यता जन्म देगा ताकि हम और भी बेहतर उपलब्धि प्राप्त कर सकें। हालांकि इस संदर्भ में मैंने पहले ही बता रखा है, संस्थाओं को कार्य करने से बेहतर है कि अपने उत्तरदायित्व को समझना, नैतिक दायित्व को समझना। क्या? नैतिक दायित्व को। अगर देश व्यक्ति विशेष दायित्व नहीं समझेंगे तो मैं पहले ही बता रखा है कि 2100 के बाद पृथ्वी पर मानवीय बसावट कहीं न कहीं प्रभाव लाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे। अब देखिए, एक संपादकीय आया है, फिर से वही बातें की जा रही हैं। यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में पर्यावरण प्रदूषण जलवायु परिवर्तन के मामले में जैव विविधता पर संकट है। लगातार हम इस पर डिस्कशन करते हैं, बातें रखते हैं। फिर से एक आया है तो उसमें केवल हम बात करते थे ना, देखिए तो न केवल हमारा कर्तव्य बल्कि बेहतर भविष्य के लिए ज़रूरी है कि समृद्ध विविधता को बनाए रखने पर पर्यावरण की सुरक्षा संभव नहीं लगती है। तो अर्थात कर्तव्य की बात की जा रही है। मैंने बार बार आप लोग को अपने वीडियो में मौलिक अधिकार से अधिक क्या महत्ता देने की बात की है, कर्तव्य की। मैं बात करता हूँ ना, जो आप रूस का जो मॉडल है उसको अपनाने की व्यवस्था कर सकते हैं। अब समय आ गया है, देखिए जो मानव के जो अधिकार हैं ना वो असीमित रूप से बढ़े हैं, जिसमें उनकी असीमित अधिकारों ने उसे उदंड बना दिया। सीधा सा शब्द में हम बताए उदंड बना दिया उन्हें। अगर हम लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा में हम समझने का प्रयास करें, उन्हें ऐसा लगता है व्यक्तियों को कि उन्हें सब कुछ
करने की असीमित शक्ति दे दी गई है, जिसमें हम व्यक्ति की बात करते हैं, संस्था की बात करते हैं, एजेंसी की बात करते हैं, सभी स्तर पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना, जब तक हम कर्तव्य के मूल्य को समझाने का प्रयास नहीं करेंगे, हम राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या दोनों के बीच में क्षेत्रीय स्तर की हम बात करें, जहाँ राज्य विशेष होगा क्षेत्रीय स्तर पर, हम यह व्यवस्था को कायम ही नहीं कर पाएंगे। कोई व्यक्ति का दायित्व क्या होना चाहिए अपने व्यक्ति के प्रति, समाज के प्रति, संस्था के प्रति, अपने राज्य के प्रति। तो यह समय आ गया है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर्तव्य का बोध कराना, क्योंकि ये देख रहे हैं इस बार 48 डिग्री टेम्परेचर हो जा रहा है भारत जैसे देशों में, जहाँ पर आप जिस क्षेत्रों में गर्मी पड़ती है, रेगिस्तान एरिया, वहाँ तो और भी टेम्परेचर बढ़ गया है। तो पृथ्वी अपना पुनः चक्रण कैसे करेगी, दबाव को कैसे झेलेगी। हाँ, मान सकते हैं कि अमीर व्यक्तियों के चोचले अलग होंगे, इससे अर्थ है कि गरीब व्यक्ति के अधिकार को वंचित नहीं किया जा सकता है। जैसे भी हाल ही में मुंबई में एक घटना घटी, जहाँ बताया गया कि कोई शराबी व्यक्ति, नशेड़ी व्यक्ति, एक दौलतमंद पिता का बेटा, वो क्या करता है, किसी तेज़ गाड़ी से किसी बच्चे को रोन देता है और नंगी अदालत क्या बोलती है, उसे एस्से लिखने के लिए बोलती है। तो सोच सकते हैं कि जब तक संस्थाओं को भी हम नैतिक दायित्व नहीं देंगे, उसको प्रश्न करने का अधिकार नहीं देंगे, अगर मान लें न्यायालय ने ऐसा धारणा विकसित किया, अगर सिविल कोर्ट ने ही धारणा विकसित किया, तो आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक्शन क्यों नहीं लिया इस मामले में। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री के द्वारा, जो महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनके द्वारा जो बातें की गई उप मुख्यमंत्री के द्वारा, उसके बाद एक्शन लिया गया। पर हम यह बोल रहे हैं कि प्रथम दृष्टया ऐसी क्यों स्थिति बन जाती है जब ये सब धारणाएँ विकसित हो जाती है। यही संदर्भ आपको समझने की आवश्यकता है कि सभी के लिए नैतिक दायित्व के आचरण आपको बताने होंगे, कर्तव्य बताने होंगे, वो व्यक्ति की हो, संस्था की हो, एजेंसियों की हो या किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संगठनों की हो। तो आपको कर्तव्य बताना होगा, आप इस कर्तव्य बोध से बाहर नहीं जा सकते। यहीं पर यही बातें सारी जगह आपको समझने की बात होगी। जैसे अमेरिका की पेन स्टेट यूनिवर्सिटी एक शोधकर्ता करते हैं, पृथ्वी के जैव विविधता का उच्च क्षेत्रों में उच्च भाषाई विविधता भी होती है। विश्व के 70% भाषाएं उच्च जैव विविधता वाले स्थलों पर पाई जाती है। आंकड़े बताते हैं कि इन प्रमुख पर्यावरण क्षेत्रों में समय के साथ संस्कृति या भाषाओं के स्तर पर गिरावट आई है, जैसे बदलाव जैव विविधता के संदर्भ में देखने को मिलता है। अब समृद्ध जैव विविधता के बिना हम पर्यावरण की रक्षा नहीं कर सकते हैं, पर्यावरण की स्थिति को बेहतर नहीं कर सकते, ये सब बातें की गई है। तो कुल मिलाकर यही कि हम जब तक जैव विविधता को सुरक्षित नहीं करेंगे, संरक्षित नहीं करेंगे, उसे आने वाले भविष्य के लिए तैयार नहीं रखेंगे, तो यह सब समस्याएं जैविक विविधता के संदर्भ में देखने को मिले, जहाँ पर भाषा के आधार पर भी हमको परिवर्तन देखने को मिलेगा, बसावट के आधार पर भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, और हम संसाधनों के वितरण के आधार पर भी हम ह्रास के बोध होंगे। तो इस तरीके से जब अध्ययन किया गया, आंकड़े आए, अनुमान है कि धरती पिछले 11,300 साल लगभग 80% काल में जितनी गर्म थी उतनी आज कहीं ज़्यादा गर्म है। तो यह चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पर्यावरण के संदर्भ में बातें चिंतित करता है। ये सब आंकड़े पूर्ववर्ती जो बातें की गई, जो आंकड़े होता है वही सब दिया गया है। तो इसके लिए मैंने जो बात बताई कि नैतिक दायित्व कर्तव्य क्यों होना चाहिए, क्यों आपको स्थापित करना होगा, व्यक्ति विशेष को प्रभावित करने वाली बातें होंगी, ये सब तथ्यों को देखने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर चलिए कल फिर हम मिलते हैं नए न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आज का क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया जाएगा, ग्रुप में शेयर किया जाएगा। डेली जो क्विज होता है, डेली आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो चलाया जाता है, उसका आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।